हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर DMC या ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय केवल 90 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मींस ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं टेक्निकल पार्ट, जो कि 40 क्वेश्चंस हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड साइज ऑफ द ब्रिक। एक ईंट का स्वीकृत आकार क्या होता है। तो जो साइज़ होता है ईंट का वो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो 19 उसकी लेंथ होती है या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये साइज़ दिया हुआ है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक। एक ईंट का संपीड़क सामर्थ्य क्या होना चाहिए। तो जो ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए मिनिमम 3.5 न्यूटन पर mm²। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टेस्ट फॉर द क्वालिटी चेक ऑफ द सीमेंट बाय इट्स प्रोसीजर एज फॉलो। तो हमें सीमेंट की गुणवत्ता जांच के लिए परीक्षण का नाम बताइए जिसमें कार्यविधि निम्नानुसार। जो कार्यविधि कैसे है, ए ब्लॉक ऑफ सीमेंट जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और 25 mm × 25 mm एंड 200 मीटर लॉन्ग इज प्रिपेयर्ड। इस तरीके से बनाया गया है एंड इट इज़ इमर्स फॉर द 7 days इन वाटर, then it is placed on spot 15 centimeter apart and it is loaded with a weight of about 34 gram. The block should not show sign of failure. एक सीमेंट का खंड जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 25 mm और 200 mm लंबाई से बनाया गया, जिसे 7 दिन के लिए पानी में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद उसे खंभों पर रखा जाता है जो कि एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर होते हैं। उस पर 34 किलोग्राम भार को रखा जाता है। तो खंड के द्वारा कोई असंदिग्ध के संकेत नहीं दिखने चाहिए। तो अगर इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि जो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है, सीमेंट में कितनी स्ट्रेंथ है या सीमेंट में कितनी मजबूती है, तो इस टेस्ट के द्वारा हम यह परीक्षण कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द लाइम परसेंटेज इन ए गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। एक अच्छी गुणवत्ता वाली सीमेंट में चूने का प्रतिशत क्या होना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी की जो सीमेंट होती है उसके अंदर जो लाइम की जो परसेंटेज या चूने का जो प्रतिशत होता है वो होता है 60 से 65%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ब्रिक कट in which the length of the bat is equal to half of the length of the original brick। निम्नलिखित में से कौन सा ईंट की कटाई का एक प्रकार है जिसमें रोड़ी की लंबाई असली ईंट की आधी लंबाई के बराबर होती है। तो इस तरीके की जो टाइप होती है ब्रिक्स की या ईंट की, उसको हम बोलते हैं हाफ बैट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ नॉन अक्रेंस वाइल लेइंग ब्रिक मैसनरी। ईंट की चिनाई के समय डैश चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें वो दोबारा घटित ना हो। तो जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं या लंबवत जोड़ है, जो वर्टिकल जॉइंट्स
थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ द नॉन अकरेंस वाइल लेइंग द ब्रिक मैसनरी। तो ईंट की चिनाई के समय लंबवत जोड़ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो दोबारा घटित ना हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्सर मैसनरी यूजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जो क्रंथ चिकनाई में निम्न में से किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एस्लर मैसनरी होती है उसके अंदर हम ड्रेस्ड स्टोन या प्रसाधारित प्रस्तर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ड्रेस्ड स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉइंट अमंग्स द फॉलोइंग शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए स्टोन वॉल। एक पत्थर की दीवार बनाते समय निम्न में से किस बिंदु पर विचार नहीं करना चाहिए। तो इंक्रीज द स्टोन थिकनेस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द वॉल। तो नीचे से ऊपर की जो ईंट की जो मोटाई है, मतलब जो हम दीवार का जो साइज़ लेके चल रहे हैं वो बड़ा नहीं होना चाहिए। कि उसका जो बेस होता है उसको हम बड़ा रख सकते हैं, लेकिन जो बेस के ऊपर जो दीवार को खड़ा किया जाता है वो साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्टर हमें इंक्लूडेड करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम रूबल स्टोन मैसनरी। निम्न में से कौन सा अनियमित रोड़ी चिनाई का उदाहरण नहीं है। तो जो रॉक और क्वेरी फेस स्टोन है या खदान सम्मुख प्रशस्त्र है वो रैंडम रूबल स्टोन मैसनरी का एक एग्जाम्पल नहीं है। जो बाकी जो ड्राई रूबल मैसनरी है या फ्लिंट मैसनरी है या पॉलीगन रूबल मैसनरी है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर बिलो, एक चित्र दिया गया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक नीचे एक बेस है, तो बेस की जो चौड़ाई या लंबाई जो चौड़ाई रखी गई है वो ज़्यादा रखी गई है। उसके ऊपर ऐसे हम वॉल खड़ी कर रहे हैं, दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो वॉल फुटिंग, जो वॉल है किसके ऊपर रेस्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं वॉल फुटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दीवार का एक आधार है जो कि चित्र में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन। निम्न में से कौन सा स्थायी धार या उथली नींव का प्रकार नहीं है। तो जो पाइल फाउंडेशन है या संग्रहित आधार है वो शैलो फाउंडेशन का एक टाइप या प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन यूज विच टाइप ऑफ फुटिंग। भार वहन निर्माण में किस तरह की नींव का इस्तेमाल की जाती है। तो लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन में हम जो फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं वो की जाती है स्ट्रिप या खंड आधार का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वर्निस। निम्न में से कौन सा वर्निस का एक घटक नहीं है। जो वर्निस का एक जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होता है, जो बिटुमन है या डामर है वो उसका वर्निस का एक कंपोनेंट नहीं है। जो बाकी जो ड्राइंग ऑयल, थिनर और सोलवेंट और रेजिन है ये सब वर्निस के कंपोनेंट होते हैं। तो जो नहीं है वो है बिटुमन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ पेंट बाय इट्स डिस्क्रिप्शन एज फॉलो। उस तरह का पेंट का नाम बताना है जो कि नीचे दिया गया है कि पेंट की कुछ खासियत बताई गई है। दिस पेंट इज मेड ऑफ ऑयल एंड ए स्ट्रॉन्ग ड्रायर। द पिगमेंट लाइक क्रोमियम ऑक्साइड और लीड और रेड लीड और जिंक क्रोमियम या जिंक क्रोम इज मिक्स विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वेरी फाइन सैंड एंड देन एडिड टू द पेंट। द पेंट इज चिप, ड्यूरेबल एंड अपीयरेंस इज ब्लैक। तो इस तरह का जो पेंट होता है, जो पेंट की खासियत बताई गई कि कैसे कैसे ये किसकी क्वालिटी होती है, किस तरह का ये होता है, तो वो होता है एंटी कोरोजिव पेंट। मतलब ऐसा पेंट जिसके ऊपर कोई जंग ना लगे। निम्नलिखित वर्णन के अनुसार पेंट का नाम बताइए। यह पेंट तेल और मजबूत डायर से बना होता है जो क्रोमियम ऑक्साइड या लेड या रेड लेड या जिंक क्रोम जैसे पिगमेंट को कुछ
मात्रा में बहुत ही महीन रेत के साथ मिलाया जाता है और फिर इसे पेंट में मिलाया जाता है। यह पेंट सस्ता, टिकाऊ और दिखने में काले रंग का होता है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी कोरोजिव टेंस या विरोधी संराक्षक पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच of the below it is not necessary to remove existing paint to apply a new one। निम्न में से किस में नया पेंट लगाने के लिए पुराना पेंट हटाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसा कि आपने घरों में देखा होगा कि जब हम किसी भी दीवार के ऊपर या किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब पेंट करते हैं तो जो पहले एमरी पेपर से पुराने पेंट को हटाया जाता है तब उसके ऊपर नया पेंट लगाया जाता है, लेकिन जो अपॉक्सी पेंट होता है उसमें ऐसा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हम पुराने पेंट के ऊपर ही नए पेंट की एक लेयर को लगा सकते हैं अपॉक्सी अगर पेंट हम यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग्स द पार्ट ऑफ आर्चीज मेंशन बिलो विच मेंबर डू द आर्चीज रेस्ट ऑन। नीचे दिए गए मेहराब के भागों में से किस भाग का मेहराब टिका होता है। तो जो कुछ पार्ट दिए गए हैं, जो पायर होता है या तटबंध होता है, जो पार्ट ऑफ आर्चरीज मेंशन बिलो द मेंबर विच इज आर्चीज के ऊपर रेस्ट करता है वो होता है तटबंध। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट सेंट्रल वेजिज शेप ब्लॉक इन आर्च कॉल्ड। उसको हम बोलते हैं की स्टोन। तो की स्टोन इज द हाईएस्ट सेंट्रल वेज शेप ब्लॉक इन आर्च। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मेहराब के सबसे ऊंचे मुख्य मेखाकार खंड को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मुख्य आधार। मेहराब के सबसे ऊंचे मुख्य मेखार खंड को हम मुख्य आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लैट सेगमेंटल सेमी सर्कुलर हॉर्सशू एंड स्टिल्टेड आर्चेस आर। सपाट, खंडीय और अर्धवृत्ताकार घोड़े की नाल और अवस्तंभी मेहराब होते हैं तो वो होते वन सेंटर्ड आर्च या एकीकृत या एक केंद्रित मेहराब जिसका जो सेंटर हो या केंद्र हो एक ही हो। तो उस तरह की जो आर्चेज होती है उसको वो जो होती है फ्लैट सेगमेंटेशन, सेमी सर्कुलर और हॉर्स शू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट ईरा which type of lintel is widely being used for the door, window etc. in a structure। वर्तमान समय में किसी ढांचे में दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने के लिए किस प्रकार के सरदल का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो वो करते हैं आरसीसी लिंटल। तो आरसीसी लिंटल इज ए टाइप ऑफ लिंटल विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर द डोर, विंडोज एंड एक्सेट्रा इन द स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आरसीसी होती है रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चरल हॉरिजेंटल ब्लॉक दैट स्पैन्स द स्पेस और ओपनिंग बिटवीन द टू वर्टिकल स्पॉट्स इज कॉल्ड एज। दो लंबवत आधारों के बीच की जगह या सुराख को पाटने वाले स्थितिज खंड वाले ढांचे को क्या कहते हैं। तो द स्ट्रक्चर हॉरिजेंटल ब्लॉक दैट स्पेन्स द स्पेस और द ओपनिंग बिटवीन द टू वर्टिकल स्पॉट्स इज कॉल्ड लिंटल या सरदल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपर मोस्ट मेंबर ऑफ द रूफ ट्रस्ट कॉल्ड। छत पर बनी संरचना के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं। तो द अपर मोस्ट मेंबर ऑफ द रूफ ट्रस्ट इज कॉल्ड रिड्ज बीम या मैड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रस। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना का एक प्रकार नहीं है। तो जो ब्रैड ट्रस्ट या ब्रैड जो संरचना होती है वो ट्रस्ट का एक प्रकार या टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए सिंपलेस्ट of trusses because of its simple composition. In a nutshell, it made up of the central vertical post, two rafter meeting at the apex and a tie beam or the horizontal base. I am often used in simple roof truss such as in the shed, porch or garage. Who I am.
मैं अपनी सरल संरचना की वजह से मैं सब संरचनाओं में सरलतम हूँ। संक्षेप में केंद्रीय लंबवत खंभे, 2 धरनों और एक बंधक धन्नी या स्थैतिक आधार से बना होता है। मैं अक्सर छप्पर, बरामदे और गैराज जैसे सरल छत की संरचनाओं में इस्तेमाल किया जाता हूँ। तो एक तरीके से कोई पोएम देते हैं और पूछते हैं कि 1 वर्ड में बताओ, तो इसी तरीके से यहाँ पूछा गया है कि पूरी संरचना दी गई है और उसकी खासियत और उसकी विशेषता बताई गई है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, तो वो करता है किंग पोस्ट रूफ ट्रस्ट को, या किंग पोस्ट रूफ संरचना को वह इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द सर्वे लाइन कॉल्ड। एक वस्तु की सर्वेक्षण रेखा में मापी हुई लंबवत दूरी क्या कहलाती है। तो एक वस्तु की सर्वेक्षण रेखा में मापी गई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी को हम ऑफसेट या अंतर्लंबन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेन सर्वेइंग यूज द प्रिंसिपल ऑफ। श्रृंखला सर्वेक्षण किस सिद्धांत का उपयोग करता है। तो चेन सर्वेइंग यूज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन या त्रिभुजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीजर ऑफ प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड कॉल्ड एज व्हाट। क्षेत्र के प्रारंभिक निरीक्षण की प्रक्रिया का सर्वेक्षण के रूप में कहा जाता है। तो द प्रोसीजर ऑफ द प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वे इज कॉल्ड रेजोनेंस या पैमाइश उसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो जो इंजेक्शन है वो प्लेइंग सर्वेइंग टेबल का एक एग्जाम्पल या उसका एक मेथड नहीं। बाकी जो रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है और ट्रांसवर्सिंग है वो प्लेन टेबल सर्वेइंग के एक एग्जाम्पल होते हैं या मेथड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि नहीं है। निम्न में से कौन पट सर्वेक्षण करने का एक तरीका नहीं है। तो अंतःक्षेपण पट सर्वेक्षण करने का एक तरीका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज टेबल सर्वेइंग डन। पट सर्वेक्षण कैसे किया जाता है। तो जो टेबल सर्वेइंग किया जाता है वो ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करता है या रेखा चित्र के द्वारा हम टेबल सर्वेइंग को करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडिड टू ए टेक्निकल ड्राइंग टू हाईलाइट ए रीजन दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड सिंस द प्रीवियस वर्जन ऑफ द ड्राइंग। तकनीकी चित्रांकन में पिछले संस्करण में संशोधित क्षेत्रों को उभारने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। तो तकनीकी जो टेक्निकल ड्राइंग होती है, तकनीकी चित्रकला के जो पिछले संस्करण में संशोधित क्षेत्र को उभारने के लिए उसमें रिवाइज या रिवीजन क्लाउड या संशोधन अब्र को जोड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शॉर्टकट इज यूज टू स्विच ऑन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट स्नैप। वस्तु कर्तन में बंद व चालू करने के लिए कौन से लघुपथ का उपयोग किया जाता है। तो जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन और ऑफ करने के लिए, वो जो फंक्शन की होती है F3 उसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इन AutoCAD इज यूज टू सेपरेट 2D ऑब्जेक्ट लाइक लाइन, पॉलीलाइन, आर्क, स्प्लाइन, इलिप्स इन इक्वल पार्ट विदाउट नोइंग देयर लेंथ। AutoCAD में किस कमांड में रेखा, पॉलीलाइन, वृत्तचाप या पट्टी या दीर्घवृत्त जैसे द्विमानीय वस्तु को उसकी लंबाई जानने के बराबर भागों में अलग किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं डिवाइड या फिर विभाजन। तो AutoCAD जो CAD होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो उसके द्वारा हम जो भी 2 डायमेंशन कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, लाइन को ड्रा करना हो या आर्क बनानी हो, कोई इलिप्स जनरेट करनी हो, तो वो हम AutoCAD के अंदर कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हो तो AutoCAD के अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टू असाइन प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड
लाइन टाइप एक्सेट्रा। वस्तुओं की दृश्यता, नियंत्रण और रंग और रेखा प्रकार इत्यादि जैसे गुण देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो जो लेयर कमांड होती है इज़ मेनली यूज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू असाइन द प्रॉपर्टी सच एज कलर एंड लाइन टाइप एक्सेट्रा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग विद द वॉल्यूम कंटेंट 600 मीटर क्यूब एट 300 रुपये पर मीटर क्यूब। जो 1 मीटर क्यूब की जो कॉस्ट है वो है 300 रुपये। तो हमसे कितने की पूछ रहा है? 600 मीटर क्यूब की। तो आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो जो आंसर आएगा वो आएगा दिस वन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। मतलब 1 मीटर जो पड़ती है कॉस्ट वो 300 रुपये की पड़ती है। तो 600 मीटर में 600 की जो संख्या मीटर क्यूब है वो कितने की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पड़ेगी? तो आपस में इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए क्वालिटी सर्वेयर। मात्रा सर्वेक्षण के दायित्व में निम्न में क्या नहीं होता? तो जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स है या सामग्री की जो खरीद है वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी सर्वेयर की वो उसके अंडर नहीं आती। जो कॉस्ट एडवाइस होती है, जो लागत सलाह होती है, लागत की योजना बनाने में कितनी कॉस्टिंग लगती है, टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो क्वालिटी सर्वेयर के अंदर आते हैं। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल होती है, जो सामान की जो खरीद है, सामग्री की जो खरीद है, वो क्वांटिटी सर्वेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया एनक्लोज विद इन द वॉल कॉल्ड? दिस एरिया डज नॉट इंक्लूड द थिकनेस ऑफ द इनर वॉल। दीवारों के बीच समावृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? यह क्षेत्र अंदरूनी दीवारों की मोटाई को सम्मिलित नहीं करता। तो जो एरिया एनक्लोज होता है विद इन द वॉल इज कॉल्ड कारपेट एरिया, या कालीन क्षेत्र उसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एवरेज कॉन्टैक्ट प्रेशर बिटवीन द फाउंडेशन एंड द सोयल विच शुड नॉट प्रोड्यूस शियर फेलियर इन द सोयल इज कॉल्ड एज। नींव और मिट्टी के बीच अधिकतम उस औसत संपर्क दबाव को मिट्टी की करतनी विफलता का उत्पादन नहीं करना चाहिए को निम्न के रूप में क्या कहा जाता है? तो जब मैक्सिमम एवरेज या कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द प्रेशर एंड द फाउंडेशन ऑफ द वॉल ऑफ द सोयल विच शुड नॉट बेयरिंग द शियर फोर्स ऑफ द सोयल इज कॉल्ड सोयल बेयरिंग कैपेसिटी। जो मिट्टी की धारित क्षमता होती है उसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सोयल हैज़ द लोवेस्ट सोयल बेयरिंग कैपेसिटी। किस मिट्टी की धारित क्षमता सबसे कम होती है? जो मॉइस्ट क्ले सोयल होती है, नम चिकनी मिट्टी होती है, उसकी जो सोयल बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फील्ड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द सोयल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। मिट्टी की धारित क्षमता ज्ञात करने के लिए किस क्षेत्र परीक्षण की मदद लेते हैं? तो जो प्लेट लोडेड टेस्ट होता है इज मेनली यूज टू डिटरमाइन द सोयल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। प्लेट भार परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ रफ शैलो फाउंडेशंस। उथली सतही नींवों की परम धारित क्षमता के मूल्यांकन पर व्यापक सिद्धांत पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे प्रंदति, या प्रंदति वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ रफ शैलो फाउंडेशंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रांदति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द आइडियल पोजीशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ए मास्टर बेडरूम इन ए हाउस एज पर वास्तु शास्त्र। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार जो प्रधान शयन कक्ष में स्थानांतरण के लिए आदर्श दिशा क्या मानी जाती है? तो आदर्श दिशा मानी जाती है दक्षिणी पश्चिम, या साउथ वेस्ट इज़ द आइडियल पोजीशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द मास्टर बेडरूम इन ए हाउस एज पर द वास्तु शास्त्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो साथियों ये थे जो 40 क्वेश्चन टेक्निकल ट्रेड से पूछे गए थे।
बाकी जो मैं आपको नॉन टेक्निकल पार्ट कराऊंगा वो केवल जो हरियाणा के अपने साथी हैं उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगा, अदर स्टेट वालों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट हरियाणा इंस्ट्रक्टर या कोई भी हरियाणा के जो एग्ज़ाम हैं अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो जो ये नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जैसा कि मैंने साथियों आपको बताया था कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट में हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हिंदी के क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो येलो कलर से जो किए हुए हैं वो उनके आंसर है।
साथियों ये 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के थे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।